हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से एक डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने अपनी पिछली वीडियो में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया था, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर +Q और बिंदु B पर -Q आवेश स्थित है। AB के मध्य में एक बिंदु O है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में फर्क सिर्फ बिंदु O से r दूरी का होता है। अक्षीय स्थिति में क्षैतिज रेखा पर बिंदु P को लिया जाता है और निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से ऊर्ध्वाधर दूरी पर बिंदु P को लिया जाता है और बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। चलिए अब इस थ्योरी से हम इसका डेरिवेशन का एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कहाँ पर बिंदु P हमने लिया गया है। सबसे पहले हमें एक द्विध्रुव बनाना होगा। द्विध्रुव को बनाने के लिए मैं एक लाइन खींचता हूँ और उस लाइन पे एक पॉइंट बनाता हूँ A और B। जैसा कि हमने थ्योरी में माना है, बिंदु A पर हमने +Q आवेश रखा है और बिंदु B पर हमने -Q आवेश रखा है। द्विध्रुव में आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है और AB के मध्य में एक बिंदु O है। O बिंदु है, O से लेके A तक की जो दूरी होगी वो L हो जाएगी और O से लेके B तक की जो दूरी होगी वो भी L होगी। क्योंकि टोटल जो दूरी है वो 2L है, इसलिए मध्य बिंदु से A की दूरी L और मध्य बिंदु से B की दूरी भी L हो जाएगी। अब हमें O से R दूरी पर एक बिंदु P मानना है निरक्षीय स्थिति के लिए। जब हम अक्षीय स्थिति के लिए करते हैं तो इसी लाइन के क्षैतिज में बिंदु P को मानते हैं अक्षीय स्थिति में, लेकिन निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर P को ऊर्ध्वाधर दिशा की तरफ माना जाएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति के लिए हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अब बिंदु O से ये डिस्टेंस मैंने R मान ली है और एक बिंदु को रखता हूँ मैं यहाँ पर P। इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P से हमें आवेशों के बीच की दूरी चाहिए जहाँ जहाँ पर हमारे पास आवेश रखे हैं। तो बिंदु P से मुझे A तक की डिस्टेंस चाहिए ताकि मैं फॉर्मूले में दूरी रख सकूं और P से लेकर मुझे B तक की भी दूरी चाहिए। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनता है और ये भी एक समकोण त्रिभुज बनता है। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज की बात करता हूं तो इस समकोण त्रिभुज में लंब हमारे पास हो जाएगा R और आधार हमारे पास है L और मुझे ये P से लेके A तक की दूरी चाहिए जो है कर्ण। अब हमें P से लेके A तक की जो दूरी निकालनी है वो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण है हमारे पास PA जो हमें निकालना है और लंब हमारे पास है R और आधार है हमारे पास L। तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर और ये कर्ण का जो स्क्वायर था वो इधर अंडर रूट में आ जाएगा और हमारे पास जो दूरी निकल के आएगी P से लेके A तक की वो आ जाएगी √R² प्लस L²। तो मैं इस दूरी को यहाँ पर लिख देता हूँ √R² प्लस L²। ऐसे ही ये जो समकोण त्रिभुज है जो देखते हैं यहाँ पर लंब यहाँ पर भी R है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी R ही है। आधार में इधर भी L है और इधर भी L है क्योंकि O मध्य बिंदु है बिल्कुल AB के बीच का। तो इसलिए जो डिस्टेंस यहाँ पर आई है वही यहाँ पर आ जाएगी √R² प्लस L² ही यहाँ पर P से लेके B तक की हमारे पास दूरी आ जाएगी। अब हमने दूरी को निकाल लिया है और हम देखते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये जो लाइन है ये हमारे पास आवेश की दिशा को प्रदर्शित करती है और ये वाली जो लाइन है ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है ये एंगल हमारे पास लिया जाता है 180 - 2 थीटा का। इस एंगल की वैल्यू होती है 180 - 2 थीटा। अब हम यहाँ से बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं जिसकी दूरियां √R² प्लस L²। अब हम बिंदु A पर बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं यहाँ पर A पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी EA क्योंकि A बिंदु पर है। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर।
अब हम देखते हैं Q अपॉन आर। आर यहाँ पर P से लेके A तक की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमें ये डिस्टेंस लेनी है और इसका स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में Q अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पर बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास बिंदु A पर बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। ऐसे ही जब हम बिंदु B पर निकालेंगे तो बिंदु B पर भी हमारे पास सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, क्योंकि A से लेके P तक की दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और B से लेके P तक की दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा और वैल्यू भी सेम आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगी तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास बिंदु A के कारण और ये हमारे पास बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई हैं। अब हमारे पास जो तीव्रताएं आई हैं वो बराबर आई हैं, तो हम मान लेंगे, माना जो हमारे पास EA आई है बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बराबर है बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और हमने दोनों को बराबर रखा है और हमने दोनों को x मान लिया है। हमने दोनों तीव्रताओं को x मान लिया है। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो होगा, तीव्रता का फॉर्मूला बनेगा बिंदु B पर E स्क्वायर बराबर EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2 इंटू EA इंटू EB और यहाँ पर इंटू में cos थीटा। ये हमें निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है जो याद करना होगा। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से E का मान निकालेंगे। अब चूंकि हमने EA को x मान लिया है तो हमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट वो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ x मानकर ही समीकरण को लेकर चलेंगे। यहाँ पर E का स्क्वायर आ जाएगा। EA को x माना है तो x का स्क्वायर, EB को भी x माना है क्योंकि बराबर आए थे तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू EA की जगह x, EB की जगह भी x और cos थीटा हमारे पास था 180 माइनस 2 थीटा। ये थीटा वही है जो हमने डायग्राम में बिंदु P पर बनाकर दिखाया गया था। यहाँ पर x स्क्वायर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और x की x में मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा cos 180 माइनस 2 थीटा। cos 180 माइनस 2 थीटा का हमें मान पता होना चाहिए। cos 180 माइनस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के cos 2 थीटा। यहाँ पर मैथ के फॉर्मूले भी लगेंगे इस डेरिवेशन में, तो cos 180 माइनस 2 थीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पर माइनस के cos 2 थीटा। यहाँ से 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है और इसके साथ भी 2x स्क्वायर आ रहा है, तो 2x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस और यहाँ पर बच जाएगा माइनस के cos 2 थीटा। इतना करने के बाद हम यहाँ पर माइनस के cos थीटा की वैल्यू को रख देंगे, या माइनस के cos थीटा, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो भी देख लेंगे हम। यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा की जगह पर हम खोल देंगे और फिर यहाँ पर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर 1 प्लस ब्रैकेट में ये माइनस सेम रहेगा क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस cos 2 थीटा से पहले वाला माइनस था और ये जो वैल्यू है ये पूरी cos थीटा का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर सेम रहेगा, ये 1 भी सेम रहेगा। जब माइनस की अंदर 1 में मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब हम 2x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा। ये हमारे पास 2 की 2 में करके मल्टीप्लाई 4x² साइन स्क्वायर थीटा आ गया है। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ई का स्क्वायर। जब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ई बराबर आएगा √4x² साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, x², इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो x आ जाएगा, और साइन स्क्वायर के रूट कैंसिल करके यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो e का मान निकल के आया है वो आया है 2x साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू को भी निकालना है और उसके बाद x का मान भी यहाँ पर रखना है। अब पहले मैं x का मान रख देता हूँ। x का मान हमारे पास है 1/4 पाई ε0 q/r² प्लस l²। ये हमारे पास x का मान है और ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो मैंने 2 लिख लिया है, और यहाँ पर है साइन थीटा। अब मुझे त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज बन रहा था डायग्राम में, उसकी मदद से यहाँ पर थीटा का मान भी ज्ञात करना होगा। चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब हम डायग्राम में देखते हैं जहाँ पर हमें लंब और कर्ण को पहचानना है। अब हम डायग्राम पे आ गए हैं। डायग्राम पे हम देखते हैं कि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें जो साइन थीटा वाला एंगल है वो बिंदु P से ही देखना होगा, यानी कि ये वाला एंगल हम देखेंगे। अब साइन थीटा जो एंगल यहाँ पर बनता है, थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हमारे पास लंब हो जाएगा L, और 90 डिग्री के कोण के सामने 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने हमारे पास आ जाएगा कर्ण। तो हमारे पास जो लंब आएगा वो आएगा L, और जो कर्ण आएगा वो आएगा √r² प्लस l²। अगर मैं साइन थीटा का मान यहाँ पर निकाल के दिखाऊं तो साइन थीटा का मान आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब हमारे पास L है और कर्ण हमारे पास है √r² प्लस l²। अब हम उस अपनी इक्वेशन में साइन थीटा की जगह पर रखेंगे L/√r² प्लस l²। अब हम साइन थीटा का जो मान निकाला है L/√r² प्लस l², अब हम यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर इस मान को रख देंगे और हमारे पास E बराबर आ जाएगा q/r² प्लस l²। ये पहले से हमारे पास है, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा L/√r² प्लस l²। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि Q×12 होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर साइड में लिखते हैं Q×12, हमें पता है होता है P, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P Q×12। तो Q×12 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा P, और फॉर्मूला आएगा E बराबर 1/4 पाई ε0, ऊपर P बन जाएगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर r² प्लस l² की पावर 1 है, तो r² प्लस l² की पावर 1, और ये गुना में जो है √r² प्लस l²। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट को हटाता हूँ तो इसकी पावर बन जाएगी r² प्लस l² की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए हमें पावर में 1/2 लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि r² प्लस l² गुना में है और इनकी पावर 1 है, और यहाँ पर 1/2 है। गुना में अगर बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 1/2 पावर जुड़ जाएगी, और 2 ही कम 2 और 1 3/2। हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई ε0 P/, यहाँ पर r² प्लस l²। अब इन दोनों की पावर ऐड करके आई है 3/2। अब अक्षीय स्थिति की तरह निरक्षीय स्थिति में भी हम देखते हैं कि जो L है वो R से बहुत छोटा है, जो L है वो बहुत छोटा है R से। तो इसलिए हम यहाँ पर R को छोड़ देंगे, L को छोड़ देंगे। L को छोड़ने पर हम यहाँ पर L को छोड़ देंगे, L को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। L को छोड़ने पर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा r² और उसकी पावर 3/2। E बराबर 1/4 पाई ε0 P/r² की पावर 3/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्क्वायर से इसके 3/2 का ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो पावर बचेगी और जो लास्ट में फाइनल फॉर्मूला आएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 P/r की पावर 3 या r की क्यूब, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा निरक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला आ रहा था वहाँ पर हमारे पास 2p आ रहा था, और निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/4 पाई ε0 P/r की क्यूब। अब हम विद्युत क्षेत्र की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो इसी डेरिवेशन पर आधारित होगा।
पहले चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो यहाँ पर अक्षीय निरक्षीय हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अगर मैं बताऊं तो पहले चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास सबसे पहले आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम पेपर में हर साल आता ही आता है, चाहे कूलाम का नियम 2 नंबर में लिखने को आए या चाहे कूलाम के नियम का सत्यापन आए 3 नंबर में। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो भी पेपर में कई बार आया हुआ है 2 नंबर में। लेकिन जो अक्षीय या निरक्षीय वाली स्थिति के फॉर्मूले हैं, ये डेरिवेशन है अक्षीय वाले और निरक्षीय वाले, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्षीय और निरक्षीय के डेरिवेशन कई बार बोर्ड में और मैक्सिमम नंबर में भी ये पूछे जाते हैं। और यदि ये डेरिवेशन पेपर में एग्जाम में ना भी आए फिर भी इस जो फॉर्मूला इनका होता है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या डिपेंड करता है इन पे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ने डेरिवेशन भी नहीं दिया अक्षीय निरक्षीय का तो यहाँ पर इनके ऊपर आपको पेपर में न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएगा। इसलिए हमें डेरिवेशन के साथ साथ हर एक डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है। अब हमने निरक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन को प्रूव कर दिया है इस फॉर्मूले को, अब हम इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है 100 गुना 10 की पावर -9 कूलाम तथा माइनस के 100 गुना 10 की पावर -9 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 गुना 10 की पावर -3 मीटर की दूरी पर स्थित है। निरक्षीय स्थिति में केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। यहाँ पर हमें आवेश का जो मान दिया गया है Q हमें दिया गया है 100 गुना 10 की पावर -9 कूलाम, और यहाँ पर बीच की दूरी दोनों आवेशों की 12 हमें दी गई है 2 गुना 10 की पावर -3 मीटर। और हमें केंद्र से जो दूरी दी गई है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो दी गई है 0.5 मीटर, यानी कि R का मान दिया गया है 0.5 मीटर। और निरक्षीय स्थिति पर उसने कहा है तो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -9 है। हम यहाँ 100 को पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर -9 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर माइनस हो जाएगी और यहाँ पर 10 की पावर -7 कूलाम का आवेश हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसे ही लेकर अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर P का मान नहीं दिया गया है डायरेक्ट, तो हमें P का मान निकालना होगा। पेपर में कई बार ऐसा होता है कि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मिल जाता है। यदि P का मान हमें नहीं दिया गया होगा तो हमारे पास Q का मान होगा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 का मान होगा, जिससे हम Q × 12 का फॉर्मूला लगाकर P का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं। P बराबर फॉर्मूला लगाएंगे Q × 12। Q का मान हमारे पास है 10 गुना 10 की पावर -7 और 12 का हमारे पास मान है 2 गुना 10 की पावर -3। अब दोनों पावर माइनस की है तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी और आ जाएगा 2 गुना 10 की पावर -10। ये हमारे पास P का मान आ गया है। कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। अब हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये हमारे पास फॉर्मूला है निरक्षीय स्थिति का। हमारे पास नियतांक का जो मान है वो है 9 गुना 10 की पावर 9, जो हमें याद रखना है। और P का मान हमारे पास आया है 2 गुना 10 की पावर -10 और अपॉन में R का हमारे पास क्यूब है, तो 0.5, 0.5 और 0.5 हमने यहाँ पर 3 बार लिख लिया है। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट के लिए 10 की पावर 3 ऊपर बढ़ जाएगी और ये पॉइंट हमारे यहाँ से हट जाएंगे। अब हम देखते हैं ये जो हमारी 10 की पावर 3 है हम इन्हें इस 5 से भी काट सकते हैं, या तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। अगर हमें पॉइंट हटा के पावर नहीं बढ़ानी है तो हम 3 बार 10 भी लिख सकते हैं। 3 बार 10 का मतलब भी होता है 10 की पावर 3। अब हम इस 5 से इस 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस 5 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 5 से करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। अब नीचे कोई वैल्यू नहीं रही है, ऊपर की हमारे पास वैल्यू है 2 2 2, ये वाला 2 और 9। अब हमें डायरेक्ट सीधी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 9 में मल्टीप्लाई करनी होगी। 16 की 9 में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 144। 144 और 10 की पावर हमारे पास ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 9 है, तो घटकर आ जाएगी हमारे पास माइनस के 1 पावर। अब हम यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं और हम चाहें तो इस पावर को
इसे 144 के नीचे ले आएंगे तो ये पावर ऊपर प्लस की है और नीचे हमारे पास ये ऊपर माइनस की है और नीचे प्लस किया जाएगी। तो जब 144 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.4, जो ई का मान है 14.4। ये मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर हमने निरक्षीय स्थिति के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाया है। अगर आपको हमारी ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से ऐसे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जो क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।